द जीएसटी टू द डीलर हु इज परचेजिंग और उसको कलेक्ट करता है वो। अल्टीमेटली हु इज द परचेजर हिज हैज इज टू पे द टैक्स वैल्यू एज वेल एज द टैक्स। ये तो बिल्कुल फॉरवर्ड सिस्टम है, कल हल्का सा उसका रिवीजन रिकैप है, ये तो बिल्कुल फॉरवर्ड सिस्टम है। अब इसके बाद क्या होता है कि अगर हम ये लायबिलिटी इसके ऊपर आ जाए, किसके ऊपर, कि हु इज द परचेजर इज लायबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, यानी हम जिनसे सामान खरीद रहे हैं वो सामान में टैक्स का पैसा ना जोड़ें और सीधे हमको टैक्स का पैसा सरकार को देना पड़े, देन इट इज रिवर्स चार्ज। इतनी कल बात हुई थी, इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको लिखाए गए थे। तो बेसिकली बेटा बात क्या हो गई है कि ये बात ये हो गई कि जब कभी कोई रजिस्टर्ड डीलर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करेगा, देन द लायबिलिटी ऑफ पेइंग टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द रजिस्टर्ड डीलर। कोई अनरजिस्टर्ड किसी अनरजिस्टर्ड से ले रहा है, नो इशू। अब अगर कोई रजिस्टर्ड है वो किसी अनरजिस्टर्ड से ले रहा है, तो इस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से जो टैक्स का पैसा है वो सरकार के पास जमा करना पड़ेगा। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, एकदम सिंपल टर्म्स में, बिल्कुल एक लाइन मोटी है। जितने भी आप उस दिन के एग्जाम्पल उठा के देखिए सब में यही है। जैसे एग्रीकल्चरिस्ट थे, जैसे जीटीए के सप्लायर थे, तो ये जितने हैं सब वही हैं कि जो अनरजिस्टर्ड हैं और उनसे रजिस्टर्ड डीलर काम कर रहा है। तब अगर रजिस्टर्ड डीलर काम कर रहा है तो फर्दर वो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो अगर फर्दर वो टैक्स कलेक्ट करेगा तो वो जो रिवर्स चार्ज में उसने जमा किया है उसका रिटर्न उसे मिल जाएगा, आईटीसी। नोट डाउन। आगे जब वो सामान को बेचेगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ सामान खरीदने पर उसे सरकार को डायरेक्ट टैक्स देना पड़ा। ये अगर रिवर्स नहीं होता तो ये किसी दूसरे बंदे को देता जिससे खरीदता, वहां से गवर्नमेंट के पास पहुंचता, ठीक ना। तो इनपुट टैक्स बन जाता है ये आउटपुट टैक्स है, लेकिन इसका नेचर इनपुट की तरीके से है कि आप परचेजिंग पे कर रहे हैं। तो जब आपने परचेजिंग पे किया तो एट द टाइम व्हेन यू आर सेलिंग द गुड्स, जब आप सेल कर रहे हो और उस समय जो आपने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया उसकी एडजस्टमेंट रिवर्स चार्ज से मिलेगी। क्लियर हो गई ये बात, ठीक। कौन कौन से केस हो सकते थे वो थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब एक बात और बचती है इसमें कि ये जो रिवर्स चार्ज है इसकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होनी चाहिए, कि किस समय हम माने सप्लाई है, क्योंकि अभी हम लोग का वो वाला चैप्टर कवर नहीं हुआ है, टाइम ऑफ सप्लाई वाला या व्हाट इज सप्लाई। लेकिन आपको यहाँ पर इसकी हल्की सी चर्चा हो जाए कि रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे, क्योंकि दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी टैक्स। नंबर वन, व्हाट इज द सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द टाइम ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई से आपके स्टेट्स डिसाइड हो जाएंगे कि कौन सा स्टेट है, तो आपको SGST CGST लगाना है या IGST लगेगा। दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड द टाइम ऑफ सप्लाई वो ये डिसाइड करेगी कि व्हाट रेट इज एप्लीकेबल। रेट हैं वो चल रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। इन केस इफ द रेट इज गोइंग टू अमेंडेड और चेंज, गोइंग टू बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, तो टाइम ऑफ सप्लाई इसको निर्धारित करेगी कि किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ, उस डेट को जो रेट एप्लीकेबल है वो लगेगा। तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई को हम लोग कैसे देखेंगे इन द केस ऑफ द रिवर्स चार्ज, केवल रिवर्स चार्ज की बात हो रही है। इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज टाइम ऑफ सप्लाई को हम लोग कैसे देखेंगे, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। पीछे कुछ आगे कुछ हम आपको वो बताने वाले हैं कि कौन कौन सी डेटें आ रही हैं।
अब आपको करना होगा कि इसमें से जो अर्लीस्ट डेट होगी उसको आप टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। ओके, जैसे द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द गुड्स, ये जो रजिस्टर्ड डीलर है जिसे कि टैक्स देना है, उसने अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो एक डेट तो आपको वो मिल जाएगी, या हम ढूंढ सकते हैं कि जिस डेट में उसको सप्लाई मिले, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सप्लाई। सेकेंड डेट, द डेट ऑन द रेसिपेंट एंटर द पेमेंट इन द बुक्स, यानी जिसने ये सामान खरीदा, क्योंकि यहाँ पर तो टैक्स की लायबिलिटी रेसिपेंट के पास है, तो सारा फोकस रेसिपेंट की ओर होगा कि रेसिपेंट ने जिस दिन अपनी बुक्स में इस पेमेंट को एंटर किया, एक डेट वो होगी। एक डेट क्या हो गई? जिस दिन उसने सामान को रिसीव किया। ये सारी डेटें अलग अलग हो सकती हैं कि पेमेंट हमारी किताब में किसी दिन लिखा जाए और सप्लाई हमें दूसरे किसी दिन मिले, ये सब कॉमन इश्यूज हैं इन द बिजनेस। अगली डेट क्या हो सकती है कि जब वो पेमेंट उसके बैंक अकाउंट से रिलीज हुआ। पेमेंट को किताब में लिखना एक अलग बात है, और पेमेंट एक्चुअली कर देना जब डेबिट हो गया आपके बैंक से, वो एक अलग बात है। थोड़ा सा भी अगर पीछे की क्लास का हल्का सा अकाउंट्स आपको याद होगा तो आप करते क्या हो, पहले किसी पेमेंट को ड्यू करते हो, फिर उसका पेमेंट करते हो। ऐसा ही तो करते हैं ना हम लोग, पहले पेमेंट को ड्यू करेंगे, फिर उस पेमेंट को हम लोग पेमेंट करेंगे। ये तरीके हैं। तो अगर ये तरीके हैं, देन अगर ये तरीके हैं हमारे, तो आपके पास इसकी भी दो अलग अलग डेट हो सकती है कि जिस डेट में आपने एंट्री डाली या जिस डेट में पेमेंट हुआ। दो बातें होगी। द डेट इमीडिएटली आफ्टर 30 डेज। अब चौथी डेट कौन सी आ रही है कि विच इज इमीडिएटली आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। अब जो सप्लायर आपको जो सामान भेज रहा है और वो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो उसने जो इनवॉइस कटी उस डेट से गिनते हुए जो बिल्कुल कंटिन्यूएशन में इमीडिएटली, मतलब लगातार गिनते हुए जो 30 दिन के बाद पड़े। 30 डेज को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक महीना नहीं, 30 डेज। ठीक, 30 दिन गिनने पड़ेंगे आपको वहां से कि जिस डेट को आपकी इनवॉइस कटी, जिसके थ्रू आपको सामान मिला, से 30 दिन। तब आपके पास ये चार डेटें हो गई। एक, सामान मिलने की डेट। दूसरी, पेमेंट को किताब में लिखने की डेट। तीसरी, पेमेंट एक्चुअली बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाए, मतलब इन रियल पेमेंट इज मेड। चौथी, कि जिस डेट की इनवॉइस है वहां से 30 दिन। इन चारों में जो डेट सबसे अर्लीस्ट होगी, सबसे पहले, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ सप्लाई। इसको हम लोग डेट ऑफ सप्लाई मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको लिख सकते हैं आप। कोई डाउट हो तो इसको मैं फिर से दोहरा दूं बेटा। एनी डाउट? चैट पे भी लिख के आंसर कर सकते हैं आप। एनी डाउट बेटा? तो ये चार डेट्स हैं हमारे पास। इन चार डेट्स में जो अर्लियर है उसको आप मान लेंगे डेट ऑफ सप्लाई। ओके, कोई ऐसे कारण हो जाए कि आप ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि ये डेट का, कई व्यापारी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार कैश दे दो, अब कैश जो है वो दे दिया गया उनको, तो इसकी तो बैंक में डेबिट होने की एंट्री आएगी नहीं। दूसरा, उसके यहाँ कोई अकाउंटेंट नहीं है, उसको अकाउंटिंग आती नहीं है, वो रफ उस पर लिखे रहता है, तो वो डेट ही भूल गया कि किस डेट को हमने पेमेंट किया था। तो आपकी दो डेट तो गायब हो गई। मतलब एक जब आप किताबों में लिखो, दूसरी जिस डेट में बैंक से पेमेंट हो, ये दोनों गायब हो गई। ऐसी घटनाएं हो सकती हैं इन केस। तीसरी, अब ये जो रिसीविंग है, ये तो रहेगी कि सामान तो आया होगा आपके गोदाम में,
तो इन केसेस में कि जहां पर यू आर नॉट एबल टू डिटरमाइन, इन 4 डेटों को आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, देन वो डेट मान ली जाएगी कि जिस डेट में आपने सामान को रिसीव किया, उसकी इनवर्ट सप्लाई आपने बुक में लिख ली, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। ये तो हुआ ही होगा ना, इफ यू आर इन द बिजनेस, तो अल्टीमेटली ये सामान तो आपने परचेज किया ही है। आपको ये याद नहीं, इसका कोई डेटा नहीं कि पैसे देने के लिए हमने लिखा कि नहीं लिखा, इसका भी कोई डेटा नहीं कि बैंक से पेमेंट कब हुआ, पर इसका तो डेटा होगा कि उस किस दिन वो सामान आपके किताब आया या नहीं। मिलेगा तो उसके यहाँ मिलेगा जिसने भेजा है आपको। क्लियर? तो वो डेट आपकी मान ली जाएगी इन दैट केस, जहां पर आगे की डेट्स ढूंढना कठिन। टाइम ऑफ सप्लाई, और टाइम ऑफ सप्लाई का रोल भी हमने आपको बता दिया क्या है। द टाइम ऑफ सप्लाई का रोल क्या है आपके लिए, ये रेट को डिफाइन करते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा कि डेट ऑफ रिसीट अगर आपकी 27 मार्च है, डेट ऑफ इनवॉइस अगर आपकी 6 अप्रैल है, और डेट ऑफ पेमेंट 5 अगस्त है, तो इनमें से टाइम ऑफ सप्लाई क्या माने हम? इफ द डेट ऑफ रिसीट इज 27 मार्च एंड डेट ऑफ इनवॉइस की जिस डेट को बिल कटा दैट इज 6 अप्रैल एंड डेट ऑफ द पेमेंट इज 5 अगस्त, देन व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? उसने बोला इनमें अर्लीस्ट देख लो, जिस डेट को बिल कटा हो, जिस डेट को पेमेंट दिया हो, जिस डेट को सामान मिला हो। तो आप देखोगे कि इसमें सबसे अर्लीस्ट क्या है, 27 मार्च। तो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, 27 मार्च। तो जो 27 मार्च को रेट एप्लीकेबल होंगे टैक्स के, वो लग जाएंगे। इसको इन्वर्टेड कॉमा में अच्छे से लिख लेना। टाइम ऑफ सप्लाई का यूज फॉर अप्लाइंग द रेट्स, क्या उस समय टैक्स की दर चल रही है उस तरीके की गुड्स पे जो आपने परचेज किया। तो यहाँ 27 मार्च अगर फाइनल हो रही है, तो 27 मार्च के हिसाब से जो भी रेट होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लियर? दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि एक जिस डेट को सामान रिसीव हुआ दैट डेट इज 15 अगस्त, द डेट विच इज प्रिंटेड ऑन द इनवॉइस इज 27 अगस्त एंड डेट ऑफ पेमेंट इज 28 जुलाई, देन व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? इन तीनों में आपकी सबसे अर्लीस्ट क्या है, 28 जुलाई। करेक्ट? इन तीनों में आपके सबसे अर्लीस्ट क्या है, 28 जुलाई। बस इतना सा काम है इसमें, ये आपको अच्छे से समझ के रखना है। क्लियर? अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत टैक्सेबल हो जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, भले आप थ्रेशोल्ड लिमिट में ना आते हो, आपका टर्नओवर उतना ज़्यादा ना हो, लेकिन अब तो टैक्स आपको देना है क्योंकि आप ऐसे आदमी से खरीद रहे हो कि जो कि अनरजिस्टर्ड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दैट केस यू हैव टू बी रजिस्टर्ड, गेट रजिस्टर्ड। आपको रजिस्ट्रेशन अपना कराना पड़ेगा, और ये आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर केवल ऐसे बिजनेस में आपकी जहाँ पर टोटल रिवर्स चार्ज ही में आपकी डीलिंग होती है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा ही है कि आप एग्रीकल्चरिस्ट से ही सामान लगातार खरीद रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है। हाँ, अगर सिंगल डबल ट्रांजैक्शन ही हो रहे हैं, एक दिन में कुछ ही ट्रांजैक्शन होते हैं आपके जो रिवर्स चार्ज में आते हैं और बाकी आपके नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है, देन ऑल्सो यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। एक एग्जेम्पशन है, अच्छे से लिखना बेटा, एक एग्जेम्पशन है, अगर आपकी डीलिंग ऑफ सच ट्रांजैक्शन इज नॉट अबव 5,000 इन अ डे, यानी जिस दिन आपके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो 5,000 से ज़्यादा नहीं है, तो आप एग्जेम्प्ट हैं, आप मत कराइए रजिस्ट्रेशन, रिवर्स चार्ज से बच जाएंगे आप।
हाँ, अगर आपकी डीलिंग और ये ट्रांजेक्शन 5,000 रुपए के ऊपर जा रहे हैं, then you will get registered for a single transaction also. क्लियर ये बात? इस पर कोई डाउट बेटा? नो। चलिए, तब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से फटाफट फर्क क्या हो सकता है फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज में। फॉरवर्ड चार्ज में जो भी सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज का है उसको टैक्स देना होता है, सरकार को कलेक्ट करता है वो बेचने वाले से, उसको देना होता है। रिवर्स चार्ज में रेसिपेंट इज लाइबल टू पे द टैक्स। डिफरेंस नंबर वन एंड द बिग डिफरेंस, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। रजिस्ट्रेशन क्या है फॉरवर्ड चार्ज में? फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फॉरवर्ड चार्ज में लिमिट मैंडेटरी है कि आपकी लिमिट अगर क्रॉस कर रही तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए, और लिमिट क्रॉस नहीं कर रही है, आप वो 10 लाख 20 लाख के अंदर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की। अगर आप चाहते हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन ना कराऊं तो आप मत कराइए। हाँ, अगर आप लिमिट से कम है और आपकी इच्छा है तो आप करा सकते हैं, ऑप्शनल, ऑप्शनल है, ठीक, इन द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट इन द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जैसे ही आपके ऊपर रिवर्स चार्ज आता है यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड। ये एक बिग डिफरेंस है। आपका बेसिस क्या है डिफरेंस का? रजिस्ट्रेशन। पहला बेसिस क्या था? लायबिलिटी टू पे द टैक्स। अगला बेसिस हम लोग देख लेते हैं सप्लायर, जो सामान को बेचने वाला है उसके आधार पे क्या होगा कि जो रजिस्टर्ड डीलर है वो अनरजिस्टर्ड डीलर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगा। सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड डीलर होगा। अगर अनरजिस्टर्ड है सप्लायर तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो काहे का टैक्स कलेक्ट करेगा। यानी जो भी व्यक्ति सामान बेच रहा है अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? अगर सप्लायर, दूसरा केस रिवर्स चार्ज में, सप्लायर इसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। कारण, क्योंकि वो तो अब उसके पास जो पहले से सामान आया है वो रिवर्स चार्ज पे करके आया तभी रजिस्टर्ड हो गया था। क्लियर? तो ये कुछ फर्क थे जो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को समझने में आसानी देंगे। क्लियर? अब इसकी बेनिफिट्स क्या है कि हमारा टैक्स का जो नेट है यानी जो दायरा है वो बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं टैक्स के दायरे में। वरना किसी अनरजिस्टर्ड ने रजिस्टर्ड को बेचा तो वो हमारी काउंटिंग में ही नहीं आएगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड ने बेचा है। तो एक चेन तो हमारी ब्रेक हो रही है गवर्नमेंट की टैक्स लेने की, लेकिन उसने जो रजिस्टर्ड है अगर उनको बाध्य बना दिया तो टैक्सेबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये इसका बेनिफिट है। दूसरा, अगर एक लेवल पे टैक्स कलेक्ट होके गवर्नमेंट के पास आ जाएगा तो जो जिसने रिवर्स चार्ज में सामान खरीदा है वो अगर किसी और को फर्दर बेचता है तो देन गवर्नमेंट इज एबल टू पे द आईटीसी। तब तो सरकार आईटीसी दे सकती है आगे, ठीक ना? अगर गवर्नमेंट आगे आईटीसी देगी तो ये चेन मेंटेन हो जाएगी अच्छे से। वरना अगर वो रिवर्स चार्ज में पैसा जमा नहीं कराएगी टैक्स का तो होगा क्या कि आपके ऊपर इसका बर्डन फर्दर क्रिएट हो जाएगा आगे की चेन में। तो अब हम लोग जल्दी से थोड़ी सी कुछ और डिस्कशन को बढ़ा लेते हैं। एक हल्का सा छोटा सा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, मीन्स व्हाट इज द सप्लाई। हाँ, पहले एक मुख्य बात तो ये है कि ये बताइए कि अभी तक जो डिस्कस हुआ उस पर कोई क्वेरी अगर आ रही है तो पहले उसको सेटल कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सैनी क्वेरी बेटा? नो? चलिए, वेरी गुड।
तो अब हम लोग आ जाते हैं जल्दी से प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की मतलब ये सप्लाई होती क्या चीज़ है। सप्लाई आप समझ रहे हैं ना, किस किस को ये सप्लाई मानेंगे वही सप्लाई है। और सप्लाई हम टैक्सेबल है कि किसी ने कोई सामान बेचा खरीदा, दैट इज द सप्लाई। नाउ सप्लाई इन्होंने किसको माना। सप्लाई, आप लिखिए फटाफट, सप्लाई मीन्स अ टैक्सेबल इवेंट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। एक लाइन केवल ये लिख लीजिए तो बिल्कुल समझ आता चला जाएगा। सप्लाई मीन्स अ टैक्सेबल इवेंट फॉर जीएसटी। ये जो सप्लाई है मतलब एक ने दूसरे को कुछ दिया, वो गुड्स भी हो सकती है और सर्विस भी हो सकती है। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग एनी गुड्स और सर्विसेज हैज possessed सम वैल्यू, उसके साथ में कोई वैल्यू है। अगर वैल्यू नहीं है तो वो फिर वो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई भी किसी को कुछ दे दे। तो अगर वो एक वैल्यू है तो फर्दर क्या होना है, अगर वो एक वैल्यू है तो अब इस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है ना, जिसको हम लोग सिंपल टर्म्स में बोलते हैं कि ट्रेडिंग हो गई, ट्रांजैक्शन हो गया, तो इसको जीएसटी की भाषा में बोला जाएगा इट इज द सप्लाई। ठीक, एंड सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर द जीएसटी। बिल्कुल आसान आसान से हम आपसे सारी बात करते चले जा रहे हैं। नाउ अब ये टैक्सेबल इवेंट तो हो गया, इस पर टैक्स तो लगेगा, पर अब किस पर लगेगा। तो अगली एक छोटी सी दो शब्दों की बात आप लिख सकते हैं, ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। ये सिंगल गुड्स हो तो भी लगेगा, ये सिंगल सर्विसेज की नेचर का हो तो भी लगेगा, या कोई ऐसी चीज है जिसमें गुड्स और सर्विसेज का कंपोजिशन है तो उसमें भी लगेगा। अब आगे बात होगी कि किसको गुड्स माना जाता है, सर्विसेज माना जाता है, वो फर्दर डिस्कशन। इन पे भी लगेगा एक्सेप्ट अभी कौन कुछ चीजें छोड़ दी गई हैं कि जिन पे जीएसटी नहीं लगता। दैट इज द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इन पे जीएसटी नहीं लगता क्योंकि जब हम लोग शुरुआत में ही डिस्कस कर रहे थे implementation of GST. So on that time we have discussed that because there is a stake of the states regarding the revenue, तो कुछ जगह छोड़ दी गई स्टेट्स के लिए कि वो अपना टैक्स कलेक्ट कर लें। उनमें से एक ये है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर वो अल्कोहलिक लिकर किसी मेडिसिन में, किसी उसमें, किसी दूसरी चीज में इस्तेमाल हो रहा है, देन इट इज द पार्ट ऑफ जीएसटी। क्लियर। बाकी आपके ये पेट्रोलियम आइटम्स, क्रूड आइटम्स, ये छोड़े गए। यस, अब है कुछ पूछना है बेटा। ओके, तो ये हेलो सर। यस, एनी क्वेरी अब है। सर ओके, देन तो आपको समझ आ रहा है कि सप्लाई क्या हो गई, एक टैक्सेबल इवेंट हो गई। अब उस टैक्सेबल इवेंट में अगला सवाल आया कि किस पे लगाओगे भाई। ये तो हमने मान लिया कि कोई किसी को कुछ देगा लेगा तो टैक्स लगेगा। तो ये देगा लेगा क्या है, तो उन्होंने बता दिया गुड्स हैं और सर्विसेज हैं, या इन दोनों का कंपोजिशन है। तो इनमें से किसी को छोड़ा है कि सब पे लगा दिया, कि ना छोड़ा है। किसको छोड़ा है भाई, उस अल्कोहलिक लिकर को छोड़ा है विच इज यूज फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। और क्या छोड़ा है, क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स छोड़े हैं। वो एक दिन हमने शायद आपको बता भी दिए थे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, डीजल हैं, एटीएफ है, सर जो जहाज़ों में तेल इस्तेमाल होता है वो। हेलो तो ऐसे करके कुछ आइटम सर। छोड़े हुए कि उन पे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगा लेती है। सर तभी आपको जब आप देखते हो न्यूज़ में, तो अगर किसी भी पेट्रोलियम के दाम बढ़ते हैं तो क्या होता है कि वो 4 स्टेट के दाम अलग अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। वो स्टेट्स के रेट्स के हिसाब से डिफरेंस आ जाता है। ओके, हेलो सर। अब ये जितने हमारे सर चलते थे पहले के टैक्सेस, ये सारे
एक होकर के आ गए हैं किसमें, अंडर द जीएसटी। अब फटाफट से उनका एक छोटा सा लुक लेंगे हम लोग कि इन सब की सप्लाई को क्या माना जाएगा, द सप्लाई ऑफ जीएसटी। जैसे सप्लाई ऑफ द सर्विसेज टैक्स, ठीक, एंड द सप्लाई ऑफ एक्साइज ड्यूटी। जैसे ही आपको कोई सुविधा देता है किसी सर्विसेज की, तो आपके ऊपर सर्विस टैक्स लग जाया करता था। जीएसटी के पहले भी सर्विस टैक्स का नाम था। तो जैसे उसमें सप्लाई थी, उसी सप्लाई को जीएसटी में सप्लाई मान लिया गया। मीन्स व्हाट इज, क्योंकि कानूनी बात है ना, जिस ढंग से सर्विसेज जो टैक्स चल रहा था हमारा, उसने सप्लाई को डिफाइन किया था अपने रूल और लॉ में, सेम टू सेम कंसेप्ट पूरा का पूरा उठा लिया गया है अंडर द जीएसटी। ठीक, अगला पॉइंट, एक्साइज ड्यूटी। ये मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स पे लगती थी, तो ये भी हमारे लिए सप्लाई मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। कि आपके यहाँ कुछ सामान बन रहा है तो एक्साइज ये बोलता है बन रहा है तो ठीक है, बनाते रहो फैक्ट्री के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी फैक्ट्री से बाहर निकला, वो टैक्सेबल है फॉर द पर्पस ऑफ एक्साइज। वो ध्यान से सुनते जाइएगा। आपकी फैक्ट्री में आप बना रहे हैं और 10 करोड़ पीस पड़े हैं किसी आइटम के, कोई एक्साइज आपके ऊपर लगने वाला नहीं है। कब लगेगा, व्हेन इट इज गोइंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्री। जैसे ही आपके यहाँ से बाहर निकल रहा है, वो एंट्री होने चाहिए। कितना बाहर निकला, मतलब नाउ यू आर इन द ट्रेड, नाउ यू आर इन द ट्रेड, नाउ यू आर इन द ट्रेड। ये क्या था हमारा, ये था दैट वाज द ये क्या था आपका, ये एक्साइज की बात हो रही है कि एक्साइज ऐसे पहले काम करता था, उसी की सप्लाई को यहाँ पे सप्लाई मान लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। मीन्स इफ एनी entity or the business in the manufacturing business, then the taxable event means the supply arises one, कब arise होगी, when the good is passes from the factory। जैसे ही वो बाहर निकल रहा है आउटवर्ड, जैसे आउटवर्ड सप्लाई के लिए बाहर निकला, तो जितना निकला दैट इज विल बी द पार्ट ऑफ एक्साइज। ये एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट हो जाता था। और ये जब एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट हुआ, तो ये अब आपके लिए क्या हो गया, जीएसटी के लिए भी टैक्सेबल इवेंट है। कस्टम ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड ऑन द इंपोर्ट, कस्टम। तो ये जो कस्टम ड्यूटी है, ये भी आपके लिए जीएसटी का सब्जेक्ट है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, इंटर स्टेट सेल। ये कस्टम किस पे लगता था, ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्योंकि अब आपको सप्लाई बता रहे हैं ना हम, तो सप्लाई में कहाँ कहाँ पहले सप्लाई हुआ करती थी, वो सारी की सारी जीएसटी के अंदर आ रही है। इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जाता था तो लगता क्या था, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो इसको सप्लाई माना जाता था, तभी तो टैक्स लगता था। तो वो सप्लाई भी आपके लिए किसकी सप्लाई बन गई, अब जीएसटी की। इसको भी सप्लाई मानेंगे हम लोग। उन्होंने ये उदाहरण दिया कि अगर कोई पीछे से देखना चाहे तो कैसे कैसे देख पाएगा वो, विद इन स्टेट, विद इन स्टेट जो भी ट्रांजेक्शन्स होते थे अंडर द गुड्स, दैट वाज अंडर द वैट, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इनको भी जीएसटी में सप्लाई मानेंगे, एंड सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। ये बात याद रखिएगा, शुरुआती में बोली थी मैंने। नाउ एंटरटेनमेंट टैक्स, ये भी एक टैक्स होता था आपके लिए, तो ये भी इनडायरेक्ट टैक्स था, तो इसकी भी सप्लाई आप, इसको भी आप सप्लाई मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। तो ये कुछ आपके पास क्या थे, नमूने थे पहले के जो टैक्सेस चल रहे थे, उनसे समझने के लिए कि आप कैसे समझें। अब सप्लाई का नेचर क्या होना चाहिए, किसको सप्लाई माने, जल्दी जल्दी से हम लोग को एक दो बातें लिखनी पड़ेंगी, तब आपको सप्लाई समझ आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही सप्लाई समझ आनी शुरू हो जाएगी, तो आगे आपकी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मैंने पहले बोला, सप्लाई ऑफ मीन्स एन इवेंट विच क्रिएट और अट्रैक्ट्स द
टैक्स लायबिलिटी, तो टैक्सेबल इवेंट है। तो सप्लाई किसकी होनी चाहिए? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पहली लाइन, इसी को सप्लाई मानेंगे हम, विच इज फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर वन। सेकेंड, यू कैन से दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ द, ये सप्लाई की मेन पहचान है कि ये गुड्स और सर्विसेज के होंगे। और किस सप्लाई की बात हो रही है? विच इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इवेंट फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। दूसरी, सच सप्लाई इज मेड फॉर कंसिडरेशन, नोट डाउन, सच सप्लाई इज मेड फॉर कंसिडरेशन। ये सप्लाई जो है वो किसी चीज की पाने की, मतलब इन रिटर्न कुछ पाने के उद्देश्य की दी गई हो। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा तो उसमें एक वर्ड आया था कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में क्या था? फॉर डूइंग, फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इस तरीके की कुछ वर्डिंग थी कि मतलब क्या है, आपका लालच, उसके पीछे आपको कुछ रिटर्न में चाहने की इच्छा है, ऐसा उस सप्लाई के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर ए बी को कोई सप्लाई दे रहा है तो उसके अगेंस्ट में उसकी कुछ इच्छा है कि हाँ हमें इसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा। कोई ऐसी सप्लाई ना हो कि किसी ने किसी को कुछ फ्री दे दिया तो आप टैक्स लगाने बैठ गए जीएसटी का, ठीक। तो उसके पीछे कुछ कंसिडरेशन हो, और वो कंसिडरेशन क्या होता है वो जब डिस्कशन में आएगा तो हम लोग देखेंगे, ठीक। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, सप्लाई शुड बी मेड फॉर द, लिखना पड़ेगा आपको, मेड इन द कोर्स, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हम लोग सप्लाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सप्लाई क्या है, क्योंकि सप्लाई टैक्सेबल है, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन बोलते रहते हैं, उसको यहाँ पे सप्लाई बोला जा रहा है। पहली बात ये हुई कि वो गुड्स और सर्विसेज की होगी। दूसरी बात ये हुई कि उसके अगेंस्ट में कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। तीसरी बात क्या हुई कि सच सप्लाई इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी वो बिजनेस की प्रक्रिया में या बिजनेस को बढ़ाने की, इन द फर्दरेंस, आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में की गई हो, उसको सप्लाई मानेंगे। अगली बात, सप्लाई मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, इनको नोट डाउन करते जाइएगा। सप्लाई मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, कि जिसने ये सामान दिया है वो भी रजिस्टर्ड डीलर होना चाहिए, तब तो सप्लाई है। जो पीछे हम लोग रिवर्स चार्ज का केस डिस्कस कर रहे थे, उसमें अगर जो अनरजिस्टर्ड है तो वो अगर किसी रजिस्टर्ड को सामान दे रहा है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, इसके लिए, उस डीलर के लिए कि जो कि अनरजिस्टर्ड है। कारण कि अगर हम सप्लाई मानेंगे तो देन सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट, तो टैक्स कैसे लगा सकते हैं हम जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्लियर है ये बात अच्छे से? तो सप्लाई शुड बी मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। सेकेंड, सप्लाई शुड बी अ possess some taxable value, उसमें कुछ टैक्सेबल वैल्यू हो। ऐसा ना हो कि कोई जीरो रेटेड आइटम्स हैं, कोई बिल्कुल एग्जेम्प्टेड आइटम्स हैं, उनकी आप सप्लाई कर रहे हो तो वो सप्लाई से क्या मतलब, क्योंकि यहाँ पे तो बात हो रही है कि सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट, तो वो टैक्सेबल इवेंट नहीं है। क्लियर? फिर इसके आगे की बात, सप्लाई शुड बी मेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, ये जो आपके टैक्सेबल टेरिटरी है, यानी जहाँ वेयर इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जीएसटी अप्लाइज, वहाँ पे ये लग रही हो। इस इन पॉइंट्स को हम लोग सप्लाई मानेंगे। जैसे आपके एसईजेड के एरियाज, ये कुछ सप्लाई से बाहर रखे गए हैं, ठीक। यहाँ पर आपका ये, अगर कहीं कोई किसी जगह पर गवर्नमेंट जीएसटी टैक्स कंसेशन दे रही है तो यू कैन से दैट इज नॉट इन द टेरिटरी ऑफ जीएसटी, जीएसटी के अधिकार क्षेत्र में वो एरिया नहीं है। तो जब वहाँ वो एरिया ही नहीं है तो वहाँ से होने वाली सप्लाई भी टैक्सेबल इवेंट नहीं है, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो ये सप्लाई से रिलेटेड कुछ बातें थी। एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट? नो सर।
ओके, तो अब इसमें इतनी जो सप्लाई को समझने की बातें ये तो हो गई काफ़ी। अब एक इसमें वर्ड आया था कंसिडरेशन, कि कुछ रिटर्न में पाने की आशा। तो ये कंसिडरेशन को इसमें क्या माना जाएगा, तो उसके लिए कुछ एकदम सिंपल 2-3 लाइन की बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो लिख लीजिए। ज़्यादा लंबी लंबी नहीं लिखा रहा कुछ भी मैं, कि कंसिडरेशन कैन बी इन मनी और काइंड। कंसिडरेशन कैन बी इन मनी और काइंड। ठीक है, ये किसी मनी में या काइंड में होना चाहिए। अगर कोई सब्सिडी मिल रही है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। बिल्कुल आसान शब्दों में लिख लीजिए, फिर आप कहीं भी पढ़ते रहेंगे इसको तो ये मैच कर जाएगा। इफ अ पर्सन गेटिंग एनी टाइप ऑफ सब्सिडी फ्रॉम द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, तो दैट सब्सिडी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन मनी या काइंड में होना चाहिए। अब अगर कोई ऐसा सप्लाई है कि जो कि कंसिडरेशन के बगैर है, तो उसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक, ओके। नाउ अब जल्दी से हम लोग फटाफट क्या करते हैं, क्योंकि सप्लाई वाले को काफ़ी अच्छे से डिस्कस हो जाए, तो अब कुछ आप वो लिख लीजिए जल्दी से, कि किन किन एक्टिविटीज़ को सप्लाई माना जा सकता है। चलिए जल्दी से लिखते हैं हम लोग। मैसेज पर मैसेज। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कि कोई मिस्टर एक्स है, उन्होंने सामान को बेचा मिस्टर वाई को 50,000 का। तो इस केस में तो क्या टैक्सेबल इवेंट है, सिंपल है, कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बेचा, तो कंसिडरेशन क्या है, 50,000 रुपये। कंसिडरेशन क्या है, 50,000 रुपये, कि उन्हें 50,000 रुपये चाहिए। तो ये हमारे लिए टैक्सेबल इवेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन है। दूसरा केस हम लोग देख लेते हैं, कि एक मिस्टर एक्स हैं, वो कि चार्टेड अकाउंटेंट है, उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड कराई मिस्टर वाई को फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। तो क्या जीएसटी के अंतर्गत इसको सप्लाई मान सकते हैं? यस बच्चों, थोड़ा सा जुड़े रहिए आप, बिल्कुल हम आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कंसिडरेशन मैंने बताया कि एक्स ने वाई को सामान बेचा और वो 50,000 रुपये का था, तो ये कंसिडरेशन है कि 50,000 के लालच में बेचा जा रहा है, तो ये सप्लाई है, इस पे जीएसटी लगेगा। दूसरा केस मैंने बोला कि एक मिस्टर एक्स हैं, वो सीए हैं, उन्होंने मिस्टर वाई को सर्विसेज प्रोवाइड कराई फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। तो क्या इसको सप्लाई माना जाएगा, और जीएसटी में टैक्सेबल हो सकता है, क्योंकि आपका जीएसटी तो गुड्स और सर्विसेज वो दोनों पे लगता है। जल्दी से बताइए, गलत सही की कोई बात नहीं है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और सीख जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। यस सर, ये टैक्सेबल है, इसमें लगेगा। हाँ लगेगा, करेक्ट, लगेगा, क्योंकि ये सर्विसेज में है, सर्विसेज के दायरे में है, और इस पर लगेगा। एक केस और लेते हैं, कि किसी एक कंपनी ने कोई सामान बनाया, एबीसी लिमिटेड ने, उसकी कुछ वैल्यू थी, और उस कमोडिटी को उसने दूसरी कंपनी को बेच दिया, एक्स वाई जेड को। इस केस में भी जीएसटी लगेगा।
कंसिडरेशन है। एक केस है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि एक मिस्टर एक्स हैं, वो एयर कंडीशन में डील करते हैं। उन्होंने 2 एयर कंडीशनर्स स्टॉक इन ट्रेड में रखे थे पर्सनल यूज के लिए, ठीक। और उनको उन्होंने ट्रांसफर या डिस्पोजल कर दिया एज बिजनेस एसेट्स। अब क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? जल्दी से बताइए। कोई एक एयर कंडीशन में डील करता है, उसने, उनका एयर कंडीशनर्स का बिजनेस है, बड़ी दुकान है। अब 2 एयर कंडीशनर वो घर ले गए पर्सनल यूज। उन्होंने अपने अलग रख लिए थे कि इनको हम अपने घर ले जाएंगे, स्टॉक इन ट्रेड, वो उनका स्टॉक इन ट्रेड था, उससे उन्होंने ले जाके घर पे रख लिए अलग, और बाद में उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया, बेच दिया या हटा दिया। उससे उन्हें कुछ पैसा प्राप्त हुआ, उससे उन्हें कुछ रिटर्न्स आए। Is such returns are considered as consideration? अगर वो कंसिडरेशन माने जाएंगे देन इट इज सप्लाई, तो टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप कि किसी का एक बिजनेस है, उसमें ढेर सारे एयर कंडीशन पे ही वो काम करता है, एयर कंडीशनर्स का बिजनेस है। उस एयर कंडीशनर्स के बिजनेस में से उन्होंने 2 अलग रख लिए अपने स्टॉक इन ट्रेड में से कि इनको हम पर्सनल यूज करेंगे, और पर्सनल यूज के लिए अलग रखे हुए थे घर पर। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने उनको प्राइवेटली बेच दिया, तो इससे उन्हें जो प्राप्ति हुई, क्या इसे कंसिडरेशन माना जाए? यस सर, माना जाएगा। ओके, क्योंकि माना वो जाए। डायरेक्ट डायरेक्ट ले रहा है सर, अपने उसमें एंट्री तो करेगा, अपने बिजनेस ओके, में उसमें एंट्री तो करेगा कि अब 2 उसमें बातें हैं बेटा। हम्म, थोड़ी सी यहाँ पे, थोड़ी सी 2 बातें। अगर उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड की तरह घर पे रखा है, मतलब यू आर अ डिफरेंट सेपरेट एंटिटी वाली चीज तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, समझ आ रही होगी कि बिजनेस इज एन अदर थिंग एंड पर्सन इज द अनदर थिंग। वो बिल्कुल अलग एंटिटी है और दूसरा एक अलग एंटिटी है, दोनों की एंटिटी अलग है। अगर आप बिजनेस से 2 वो एयर कंडीशनर अपने घर ले जाके रख रहे हो जो आपके स्टॉक का हिस्सा थे, तो अगर उसको आपने ड्राइंग्स में नहीं डाला, यानी अपने नाम नहीं चढ़ाया, पेमेंट नहीं किया, तो वो भले आप यूज कर रहे हो, आपका बिजनेस है, लेकिन वो है तो बिजनेस की एसेट। मैं अभय के जवाब को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल उसको अच्छे से समझाने की। वो जो हमारा स्टॉक इन ट्रेड है, उसमें से 2 जो घर पर चले गए, अगर वो ड्राइंग में डेबिट नहीं है, भाई कोई भी हम बिजनेस से पैसा ले लें, कोई सामान ले लें, तो इसको ड्राइंग माना जाएगा ना, आहरण कि आपने ले लिया, तो आपकी कैपिटल शॉर्ट हो जाएगी, एक प्रकार का पेमेंट ही हुआ वो। तो अगर आपने उसको ड्राइंग में नहीं डाला है, उन 2 उनकी वैल्यूज को, एयर कंडीशनर्स की, और घर ले गए आप, और बाद में आपने उसको बेच लिया प्राइवेटली, बिजनेस के बिल नहीं काटे और कुछ कंसिडरेशन आपको मिला, और ये बात समझ में आती है, पकड़ में आती है, देन इट इज द सब्जेक्ट ऑफ जीएसटी। क्योंकि बिकी तो बिजनेस की एसेट है। समझना है इस बात को ध्यान से कि बिकी बिजनेस की एसेट है, जिसके अगेंस्ट में बिजनेस को कुछ मिला नहीं है। आप पर्सनल यूज में रखते तो ड्राइंग है, ड्राइंग की एंट्री पड़ी नहीं है, आपने स्टॉक इन ट्रेड की तरह घर में रखा हुआ है। वर्ड क्या रहा है? स्टॉक इन ट्रेड। कि ये भी हो सकता है कि हमारे गोदाम में जगह कम पड़ रही है, यार यार 4 हमने अपने घर में रख लिए हैं, इनमें से 2 हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये सब जुबानी बातें हैं, अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन चाहिए। उन्होंने घर पे रख लिए फॉर द स्टॉक इन ट्रेड फॉर पर्सनल यूज, इसकी एंट्री कुछ पड़ी क्या?
नहीं पड़ी, क्योंकि अब उन्होंने आगे उसको प्राइवेटली बेच लिया। हाँ, अगर वो बोलते कि नहीं उन्होंने उसका यूज शुरू कर दिया है तो ड्राइंग की एंट्री पड़ जाएगी। 2 एयर कंडीशनर्स को हम आप ड्राइंग से एडजस्ट कर देंगे। अगर स्टॉक कम हो रहा है तो ड्राइंग कम होके आपका ड्राइंग डाल देने से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, बैलेंस शीट मिल जाएगी। जैसे आप ड्राइंग की एंट्री डालेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी। ड्राइंग कैपिटल को कम करती है ना, पीछे की क्लास में आप लोगों ने पढ़ी लिया होगा। तो जो ड्राइंग कैपिटल को कम करती है, तो बैलेंस शीट की अगर एसेट कम हो रही है इन द टर्म्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस की 2 एयर कंडीशनर से, तो आपकी कैपिटल भी कम हो रही है, तब तो कोई झगड़ा नहीं है, तब तो जीएसटी का सब्जेक्ट नहीं है वो। तो वो जो ड्राइंग लेके जा रहे हैं तो ड्राइंग में उनके ऊपर जीएसटी का जो इम्पोजिशन है वो उनको देना पड़ेगा, वहीं पे जीएसटी लग जाएगा ड्राइंग डालते ही उनके ऊपर। मीन्स इनवॉइस कटेगी ना उसकी, क्योंकि आपके पास स्टॉक का रिकॉर्ड है, इतना सामान आया इतना गया, आप जीएसटी से खरीद के लाए हो, आपको जीएसटी से पेमेंट करना है, तो वहां पर तो आपकी चीज साफ हो गई। पर आपने ऐसे ही ले जाके रख लिए, ड्राइंग व्राइंग कुछ डाली नहीं, तो बिजनेस में तो एसेट शो हो रही है और वो बिक भी गई बाद में। तो जैसे ही वो बिकी तो इसको बोलेंगे फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। एक वर्ड पीछे आया था, फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। एक तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो तो वो है कि हम दुकान से ही खरीद बेच रहे हैं, दिस इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस का फर्दरेंस, ये तो फर्दर काम कर दिया ना आपने, आगे बढ़ा दिया उसको कि घर पे रख के बेच दिया विदाउट बिल। दिस इज द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक एग्जांपल ये बन सकता है। तो इस केस में आपके लिए इसको कंसिडरेशन माना जाएगा एंड शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई एंड गोइंग टू बी टैक्सेबल एज टैक्सेबल इवेंट, और इस पर जो भी रेट ऑफ जीएसटी होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे। क्लियर? तो सप्लाई से रिलेटेड काफ़ी हम लोगों की बात हो गई है। तो जो भी अभी तक के जो डाउट्स आ रहे हों तो वो आप पूछ सकते हैं फटाफट जल्दी से। सर और हाँ, सर आपने कहा था कि कुछ स्टेट्स में अल्कोहल में टैक्स नहीं लगता है। हाँ, तो सर अभी जो हाँ, कोरोना के बाद जो अभी आया था सर, उसमें बोला था कि सबसे ज़्यादा टैक्स अल्कोहल से कलेक्ट होता है। हाँ बेटा, मैंने जो बोला उसको थोड़ा सा करेक्ट करके आपको सुनना है। मैंने बोला कि अल्कोहल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी नहीं लगता है, मैंने ये नहीं बोला कि टैक्स नहीं लगता है। तो सर क्योंकि उसमें आपके जो पहले टैक्स जो होगा उसमें। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ, शायद आपकी क्वेरी वहीं सेटल हो जाएगी। जीएसटी नहीं लगता है, ठीक ना, लेकिन जो स्टेट्स हैं उनका तो टैक्स लग ही रहा है, क्योंकि ये एक सेल है तो वहां पे वैट लग रहा है, और टैक्स कलेक्शन स्टेट्स के लिए बड़ा अच्छा है इस तरीके के इवेंट्स में। मैंने जब आपको शुरुआत में क्लास में डिस्कस हुआ कि व्हाट आर द हर्डल्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, वहाँ पे बात हो रही थी कि कुछ आइटम ऐसे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ने पड़े जीएसटी में कवर करने के लिए, क्योंकि उनका रेवेन्यू स्टेक बहुत हाई था। उनमें से एक ये है कि राज्य राजी ही नहीं हुए कि अगर इसको भी आप जीएसटी में शामिल कर दोगे तो हमारी तो बिल्कुल कमर टूट जाएगी इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो अभी कुछ समय के लिए ये जीएसटी में शामिल नहीं है। पर ऐसा नहीं है टैक्स नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता, लेकिन जिस स्टेट में वो डीलिंग हो रही है, वो अल्कोहलिक लिकर बिक रहा है, उस स्टेट का वैट सेल टैक्स लगता है। क्लियर? यस सर। ओके। तो कोई क्वेरी और हो तो उसको आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास को क्लोज करता हूँ अब मैं। जल्दी से कुछ हो तो बेटा पूछ सकते हैं आप, एनी क्वेरी? नो सर। ओके, देन थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस मीटिंग। थैंक यू सर। ओके, अब सोमवार को मुलाकात होती है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।